मेरे पास एक रैंडम कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति मुझे ऑलमोस्ट कन्विंस कर लेता है कि वो एक बैंक एम्प्लॉई है, क्योंकि उसके पास मेरा नाम था, मेरे बैंक का नाम था, मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ और मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स करता हूँ, ये सारे डिटेल्स थे। और जैसे ही मैं कन्विंस होने वाला था और बाकी की डिटेल्स उसके साथ शेयर करने वाला था, वैसे ही उसके पेशेंस का लेवल टूट जाता है और वो गाली देने लगता है। और फिर मेरा शक सही साबित हो जाता है कि ये स्कैमर ही है। और ये सब कुछ हो रहा था लाइव जब मैं वीडियो शूट कर रहा था। क्या MLM एक स्कैम है? मैंने इस स्कैमर का जो फोन नंबर होता है अपने वीडियो के पिन कमेंट में मेंशन कर दिया। उसके बाद इस स्कैमर को एक एक करके बहुत सारे कॉल आए और गालियां भी इसे सुननी पड़ी। और फिर कुछ घंटों के बाद मैंने अपने दूसरे नंबर से इस स्कैमर को फोन किया और कहा कि तुम्हारा जो फोन नंबर है वो किसी यूट्यूबर ने अपने पिन कमेंट में डाल दिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सारी गालियां मिल रही है। इसके बाद इस स्कैमर ने अपना हाई IQ दिमाग लगाया और इसने अपने सारे फोन कॉल्स मेरे नंबर पे डाइवर्ट कर दिए, ताकि जो गालियां इसे पड़ रही थी अब वो मुझे पड़े। और मैं ऐसा ही चाहता था, क्योंकि अब मैं इसके व्हाट्सएप में घुस सकता था, व्हाट्सएप को बाय कॉल वेरीफाई करके। और फिर मैं घुस गया इसके व्हाट्सएप चैट में। फिर मैंने इसका एड्रेस निकाला, इसके जो ऑर्डर आने वाले थे उसके डिटेल्स निकाले और फिर लगाया इसके एड्रेस के नज़दीक की पुलिस स्टेशन को फ़ोन। हमारा प्यारा भारत देश दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के मामले में सबसे टॉप पर है। सुपर पावर अमेरिका भी हमारे भारत देश के आसपास तक नहीं है। और यही रीज़न है कि हमारा प्यारा देश अब डिजिटल हो चुका है। किसी को पैसे भेजने हो या कोई पेमेंट करना हो, कुछ सेकंड्स में ही ये काम हो जाता है। दुनिया भर के कंट्रीज हमारे इस अचीवमेंट की जमकर तारीफ करते हैं। घंटों का काम सेकंड्स में हो जाता है। पर इस डिजिटल इंडिया के कुछ डरावने डिसएडवांटेजेस भी है। हमारे ही देश में बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं। पिछले साल 2022 में करीब 65,983 ऐसे साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए थे और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जाता है। पुलिस वाले ऐसे स्कैमर्स को पकड़ते हैं, फिर जेल में डालते हैं, लेकिन तुरंत ही ये लोग बाहर आ जाते हैं और फिर वापस से वही काम शुरू कर देते हैं। आई एम श्योर आपको भी ऐसा एक ना एक बार कॉल जरूर ही आएगा कि सर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आपको अपना KYC अपडेट करना है, इसलिए आप अपना OTP बताओ। और अगर आप OTP बताते हो तो आपके मेहनत के सारे पैसे एक ही झटके में उस स्कैमर के अकाउंट में चले जाते हैं। और बैंक में कंप्लेन करने के साथ साथ पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद भी मैक्सिमम केसेस में पैसे वापस नहीं आते हैं। इस पूरे साइबर फ्रॉड गिरोह को हम OTP माफिया के नाम से जानते हैं। और ये OTP माफिया एक चेन का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे ग्रुप इन्वॉल्व है। कोई इस चेन में फेक सिम कार्ड सप्लाई करता है, तो कोई बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है और कोई स्कैम करके पैसे निकाल लेता है। और आज मैं आपके सामने इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज करने वाला हूं और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने एक स्कैमर के व्हाट्सएप को एक्सेस किया, उसके सारे डिटेल्स निकाले और फिर उस स्कैमर को सबक सिखाया। वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, इसलिए आपसे अनुरोध हो कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए और अपने लोगों की भी हेल्प कर सके। तो मैं MLM स्कैम के ऊपर एक वीडियो शूट कर रहा था और वीडियो शूट करने के दौरान ही मेरे पास फ़ोन आता है। मैंने फ़ोन उठाया और उसके बाद आप खुद सुनो कि क्या हुआ। हेलो। हाँ जी नमस्ते सर, मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, अमित सिंधे। हाँ बताइए। जी गौरव जी, जो आप हमारे बैंक का जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हाँ आपका इंटरनेशनल सर्विस प्लस मोटो सर्विस एक्टिवेट हुआ है सर। पर मंथ का चार्ज है 990 रुपीज। सर्विस को आपने खुद से एक्टिवेट किया है या उसको डीएक्टिवेट ऑफ करना चाहते हैं? क्या 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 सर आपका जो बैंक का जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अच्छा, आपका इंटरनेशनल सर्विस प्लस मोटो सर्विस एक्टिवेट हुआ है सर। पर मंथ का चार्ज है 990 रुपीज। अच्छा, सर्विस को आपने खुद से एक्टिवेट किया है या उसको डीएक्टिवेट ऑफ करना चाहते हैं? मैंने खुद से एक्टिवेट किया है। ये आपने खुद से किया है सर? हाँ जी जी, तो आप उसको वेरीफाई कर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ज जो है 990 रुपीज पर मंथ का लिया जाएगा सर। ओके अच्छा ठीक है। ठीक है सर, आपका चार्ज यहाँ से लिया जाएगा अभी 1 मंथ का 990 रुपीज, अगले अच्छा, मंथ फिर लिया जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है माधव। अबे यार ये कौन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे भाई, ये अलग अलग कर रहा है। ये कौन है? मतलब ये क्या समझ के कॉल किया कि भाई कोई ग्राहक होगा फंस जाएगा। तो जब इसने मुझे ये बताया कि मेरे पास
का क्रेडिट कार्ड है और उससे मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स भी करता हूं और इस कारण से मुझे मंथली चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैं भी शॉक हो गया कि इसे कैसे पता कि मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स करता हूं। पर इसके बात करने के तरीके से मुझे डाउट हो रहा था कि ये कोई बैंक का एम्प्लॉय नहीं बल्कि कोई स्कैमर है। अब मैक्सिमम केसेस में ये जो स्कैमर्स होते हैं वो ब्लफ करते हैं। इनको आइडिया नहीं होता है कि आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट है या कौन सा कार्ड है। लेकिन मेरे केस में इस स्कैमर को पता था कि मेरे पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है और इसे ये भी पता था कि मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स करता हूं। और ये सारी डिटेल्स इनके पास कहां से आते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फोन कट होने के बाद मैंने अपना वीडियो शूट कंप्लीट किया और उसके बाद इस स्कैमर का फोन नंबर मैंने अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। फोन नंबर पिन करने के साथ ही इसके पास बहुत सारे फोन आने लगे जिसमें लोग इसे भर भर कर गालियां दे रहे थे। अब हर 1 मिनट पे इसको एक ना एक कॉल आ ही रहा था और इस चीज से ये परेशान हो गया। फिर इसके बाद मैंने अपने दूसरे नंबर से इसे फोन किया और इसे बताया कि तुम्हारा फोन नंबर किसी यूट्यूबर ने अपने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है और इसलिए तुम्हें बार बार फोन आ रहे हैं और गालियां पड़ रही है। इसके बाद इस स्कैमर ने अपना हाई IQ लेवल दिमाग लगाया और इसने अपने सारे फोन कॉल्स मेरे नंबर पर डाइवर्ट कर दिए ताकि जो फ़ोन कॉल्स इसे आ रहे थे, जो गालियाँ इसे पड़ रही थी, वो गालियाँ अब मुझे पड़े। और मैं यही चाहता था। मैं चाहता था कि ये अपना फ़ोन कॉल मेरे नंबर पर डाइवर्ट करे और फिर मैं इसके व्हाट्सएप में घुस जाऊँ, इसके डिटेल्स निकालूँ। मैंने व्हाट्सएप वेरीफाई किया, बाय फ़ोन कॉल OTP लिया और OTP लेके मैंने इसका व्हाट्सएप एक्सेस किया। वहाँ से मैंने इसके सारे डिटेल्स निकाले। इसका नाम क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है, इसके कौन कौन से पार्सल आने वाले हैं, इसका जो पार्सल है वो किस एड्रेस पे आता है, कौन सा लैंडमार्क है, ताकि मैं इसका एग्जैक्ट एड्रेस निकाल सकूं। ये स्कैमर झारखंड के दुमका में रहता है और इसके एरिया का नाम तलझारी है और पार्सल लेने के लिए ये वहाँ के SBI बैंक ब्रांच को एज अ लैंडमार्क यूज करता है। अब इस स्कैमर का अगले ही दिन आजियो का पार्सल आने वाला था 7500 रुपए का और इसके साथ साथ अगले 3-4 दिनों में इसके और भी बहुत सारे पार्सल्स स्केड्यूल्ड थे जिनका टोटल अमाउंट था 68,000 रुपीज़। लेकिन इससे पहले कि मैं इस स्कैमर का और भी डिटेल्स निकाल पाता, इस स्कैमर ने वापस से अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर लिया जिसके कारण मेरे पास से व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया। हालांकि मैंने फिर से कोशिश किया कि इसके व्हाट्सएप को लॉगिन किया जाए बाय कॉल OTP लेकर, लेकिन जब भी मैं OTP के लिए बार बार कॉल मी पे टैप कर रहा था तो बार बार एक ही नोटिफिकेशन आ रहा था और इस कारण से मैं वापस से इसके व्हाट्सएप को लॉगिन नहीं कर पाया। तो जब इसका एक पार्सल आउट फॉर डिलीवरी हुआ तो डिलीवरी बॉय से मेरे पास फ़ोन कॉल आता है। अब क्योंकि इसके सारे फ़ोन कॉल्स मेरे नंबर पे डाइवर्टेड थे तो डिलीवरी बॉय का फ़ोन मेरे पास आता है। मैंने डिलीवरी बॉय से बात किया और इस पूरे मामले की जानकारी दी और डिलीवरी बॉय से मुझे कंफर्म हुआ कि ये जो पार्सल है वो 7500 का ही है। जैसे ये स्कैमर है, ठीक ना, तो मेरे साथ तो ये नहीं कर पाया, लेकिन कितना और लोग के साथ ही हर दिन करता होगा स्कैम। ये तो पार्सल मंगवाया, इसको ध्यान नहीं रहा होगा कि आजियो का ही पार्सल मंगवाया लेकिन कॉल डाइवर्ट मेरे नंबर पे है। अब क्योंकि मेरे पास इसके सारे डिटेल्स थे बस इसकी फ़ोटो को छोड़कर, तो मैंने आजियो में फ़ोन लगाया। डिटेल्स शेयर करने के बाद मुझे वहाँ से भी कंफर्मेशन मिला कि इसके और भी बहुत सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं और इसने ऑलरेडी इस साल बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं और ये जो ऑर्डर्स हैं ना वो बहुत महंगी चीज़ें हैं और जितनी भी चीज़ें इसने खरीदी हैं उसका जो पेमेंट है वो बाय डेबिट कार्ड या बाय क्रेडिट कार्ड हुआ है। यानी कि जितनी भी चीज़ें इसने खरीदी वो सब उन स्कैम किए हुए लोगों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से था। Yeah, there are 3 orders placed yesterday. It is in confirmed status and 27 is shipment on hold. Wait for 1 minute. The out for delivery was placed on 22 December. So it is out for delivery today. So it will be given. Yeah, that is why I got a call from the delivery boy. So even I confirmed the same with the delivery boy also. Yeah, many other orders are in ship status. So the only one is out for delivery. So you will get a call from that. You must have got. Okay, so can you confirm one thing that this person is really shopping very hard and paying a lot of money on Ajio? In this there are many orders and they do different cards. So I will not be able to help in this regard. Okay, so he is only paying by credit card and credit card. Yes. And a lot of orders he is having already scheduled and already is being delivered also. Yes. Okay. Thank you so much. I would highly appreciate Ajio customer team. अब इसके बाद मैंने अपने तीसरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया इस स्कैमर को, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट कॉल करता तो वापस से फ़ोन घूमकर मेरे ही पास आ जाता। मैंने इस स्कैमर को फ़ोन किया और बताया कि मैं खुद डिलीवरी बॉय हूं और आपका जो पार्सल है वो आउट फॉर डिलीवरी है, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, इसलिए आपका जो एड्रेस है आप प्लीज़ वहाँ पर आ जाए। मैंने इसको वेरिफिकेशन के लिए इसका लैंडमार्क भी बताया जो कि SBI बैंक का ब्रांच था। तब इसे कन्फर्म हुआ कि हाँ ये एक्चुअली में डिलीवरी बॉय का ही फ़ोन आ रहा है। अब मैंने इसे कहा कि आप अपने डिलीवरी लेने के लिए वहाँ पर आओ। पार्सल है आपका? हाँ, आजियो का पार्सल है। कहाँ देना है? फोन कर रहे थे तो आपका फोन ही नहीं लग रहा है। कहाँ है? बात नहीं किया है क्या? कौन?
जो डेली देते हैं नहीं लेते हैं एक बार में? डेली देते हैं मतलब नहीं समझे हम, क्या बोल रहे हैं सर आप? आपका डिलीवरी था, फोन लगाया तो फोन ही नहीं लग रहा था आपको। सर डिलीवरी नहीं लेना है सर। हाँ लेना है तुरंत एक कॉल नॉर्मल कॉल करके। और दूसरी तरफ मैंने इसके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था, डुमकी पुलिस स्टेशन में मैंने फ़ोन लगाया और वहाँ के जो ऑफिसर थे उनसे बात किया। बात करने के बाद मैंने उनको पूरा डिटेल समझाया कि क्या मामला है। फिर वो वहाँ से निकल गए इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। हेलो नमस्कार सर, दुमका पुलिस में तलजिहारी पुलिस स्टेशन से बात हो रहा है क्या? हाँ बोलिए सर। हम पटना से बात कर रहे हैं। तो एक स्कैमर है, उसका नाम है राजकुमार, और ये तलझारी जो SBI बैंक है ना सर, तो वहाँ पे इसका पार्सल आने वाला है आजियो से। तो ये वहाँ पे इंतज़ार कर अपना पार्सल लेने के लिए। इसका 68,000 का भी पार्सल और आने वाला है। और बहुत सारा लोगों के साथ ये मतलब बैंक वाला जो होता है ना, फ्रॉड वाला, OTP वाला, वो फ्रॉड करके ही ऑर्डर किया हुआ है सामान। और इसके नंबर अकाउंट से बहुत सारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है और प्रीपेड डिलीवरी है सारा। कहाँ बता रहा हुआ? ये बोला है कि हम SBI बैंक के पास है, तलझारी में है। तलझारी में शायद कोई SBI बैंक है वहाँ। हाँ अभी इंतजार कर रहा है सर। उसका नंबर हम आपको देते हैं। उसका नंबर पे ऐसे फ़ोन कीजिएगा तो मेरे ही नंबर पे कॉल आ जाएगा। तो हम इसको WhatsApp पे कॉल किए, बोले कि डिलीवरी बॉय बन के कि भाई आप कहाँ पे हो, आप बताओ आपका डिलीवरी है। तो ये बोला कि हम SBI बैंक के पास खड़े हैं, आप आइए डिलीवरी देने। अच्छा तो उसको बोले 10 मिनट रुकने, हम पहुँच रहे हैं वहीं, हम जाकर उसको उठा लेते हैं। ठीक है सर, हम उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि आ रहे हैं हम। हाँ बोलिए उसको। हेलो हाँ डिलीवरी नहीं लीजिएगा? हाँ नहीं, कैसे नहीं लेंगे? अरे तो फ़ोन कर रहे हैं, आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा है जी। फोन थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है इधर। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन लग ही नहीं रहा है। बात हुआ वहाँ हेड ऑफिस से, वहाँ से फ़ोन कर रहे तो वहाँ से भी नहीं लग रहा है। इतना महंगा पार्सल है जी, आप मंगवा के फिर आप ऐसे डिलीवरी नहीं ले रहे, बताइए। कहाँ पर है अभी? हम तो वापस आ गए वेयर हाउस में सामान लेके। अब वापस आएंगे तब ना वहाँ। ठीक है आइए। कहाँ पर हैं आप अभी? क्या कहाँ पर हैं आप अभी बताइए, भेजते लड़का को। जो एड्रेस पर है, जहाँ पे एड्रेस दिए हैं, वो उस एड्रेस से तो लड़का घूम के आ गया। SBI बैंक के पास है ना? हाँ तलझारी SBI बैंक, तो वहां से तो लड़का घूम के आ गया। कॉल कहाँ किया? तो कॉल लगेगा तब ना कॉल करेगा जी आपको। कॉल तो करवे किया, लगवे नहीं कर रहा है आपको, फोन ही नहीं। अच्छा OTP जा रहा है, OTP जा रहा है, फोन नहीं लग रहा है। महाराज ऐसे कीजिएगा, इतना महंगा पार्सल है, बताइए। हम लोग का ना नुकसान हो जाता है जी। डिलीवरी लेके जाते हैं फिर कैंसिल हो जाता है तो हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। ठीक है आइए जाके। कहाँ पर हैं आप बताइए, हम लड़का को भेजते हैं। वही SBI बैंक के पास है। अभी SBI बैंक के पास ही है? हाँ ठीक है, हम भेज रहे लड़का को। ठीक। अब ये स्कैमर SBI बैंक के ब्रांच के पास वेट कर रहा था डिलीवरी बॉय का, लेकिन डिलीवरी बॉय तो वहाँ पहुँचने ही नहीं वाला था। वहाँ तो पहुँचने वाली थी वहाँ की पुलिस, लेकिन पुलिस को वहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया और इस स्कैमर को शायद शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इतना लेट क्यों हो रहा है। पहले मेरा WhatsApp भी लॉग आउट हुआ है और शायद इस कारण से वो वहाँ से निकल गया और इसने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया। मैंने दूसरे नंबर से फ़ोन करके भी ट्राई किया, मैंने WhatsApp पे भी कॉल करके ट्राई किया, बट फ़ोन ऑफ था। फिर पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने वहाँ पे पहुँच के मुझे अपडेट किया कि वो वहाँ पे नहीं है। मैंने उनसे कहा कि शायद वो निकल गया होगा वहाँ से, और जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके पास और भी कुछ डिटेल आए तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो स्कैमर है ये इस एरिया में रहता है और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे पड़ता है और इस कारण से इनको भागने में आसानी होती है और ये स्कैम करके बच जाते हैं। अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा ऐसे साइबर फ्रॉड भरतपुर में होते हैं जो कि राजस्थान में है और यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ है, फिर नूह जो कि हरियाणा में है और यूपी के साथ साथ राजस्थान से भी बॉर्डर से सटा हुआ है, और देवघर जहाँ के बगल से ये स्कैमर था वो भी बिहार और झारखंड के बॉर्डर एरिया पे ही रहता है। इसके बाद जामतारा जिसके ऊपर की वेब सीरीज भी बनी है वो भी झारखंड में है और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के नज़दीक है, और इसके कारण ये क्राइम करके आराम से दूसरे स्टेट में
में भाग जाते हैं और बच जाते हैं। इस ज्योग्राफिकल एडवांटेज के कारण दूसरे जगहों से भी स्कैमर्स आते हैं, यहाँ पे स्कैम करते हैं और स्कैम सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। पहले ये लोग स्कैम करके पैसे ट्रांसफर करते थे, लेकिन अब ये लोग सामान ऑर्डर करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर में बैंक कभी कभी इन पैसों को फ्रीज कर देता है। तो इन स्कैमर्स को स्कैम करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जिसको स्कैम करना है उनके डिटेल्स, दूसरा एक सिम कार्ड जिसको यूज़ करके उनको फ़ोन किया जाएगा, तीसरा एक बैंक अकाउंट जिसमें उन पैसों को स्टोर किया जाएगा, और चौथा ऐसी जगह जहाँ से वो आराम से स्कैम करके भाग सकते हैं और बच सकते हैं। तो सबसे पहले इनके पास डिटेल्स आते हैं उन लोगों के जिनके साथ स्कैम करना है, और ये जो डिटेल्स होते हैं इनको किसी बैंक एम्प्लॉय से मिल जाता है या किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी से। ये जो कस्टमर की लिस्ट होती है वो उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय इन स्कैमर्स को भेज देता है, जिनमें कस्टमर्स के नाम और फ़ोन नंबर्स होते हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसे कोई कॉल आएगा तो मैक्सिमम केसेस में ये आपको आपका सही नाम बताएंगे, और वो लोग ये डिटेल्स डार्क वेब से खरीद लेते हैं। 2021 में डोमिनोज इंडिया का डेटा ब्रीच हुआ था और उसमें 18 करोड़ ऑर्डर्स के डिटेल्स थे, जिसमें ऑर्डर करने वाले का नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस शामिल था। तो इस तरह से हैकर्स अलग अलग कंपनीज के डेटा को चुरा कर उसको डार्क वेब पे भेज देते हैं। अगर आपको डार्क वेब के ऊपर एक अलग वीडियो चाहिए डिटेल्ड में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि डार्क वेब हमारे इंटरनेट का एक पार्ट है, जिसको कि आप नॉर्मली गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या फिर किसी और नॉर्मल ब्राउज़र से वेब ब्राउज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो डार्क वेब है ये इंटरनेट का एक अलग पार्ट है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल वेब ब्राउजर्स चाहिए, जैसे कि टॉर और बहुत सारे और भी टूल्स होते हैं। इन शॉर्ट ये चोर बाजार है जिसका एड्रेस सभी लोगों को नहीं मालूम है। जिसको इसका एड्रेस पता है वही यहाँ जा सकता है। अब मेरे केस में जो स्कैमर के पास डिटेल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही लीक हो सकते हैं और कहीं से हो ही नहीं सकता है। और ये मैं इतने श्योरिटी से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जिस नंबर पे मैं फ़ोन आया था वो फ़ोन नंबर मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ। वो फ़ोन नंबर ना मैं किसी सोशल मीडिया पे यूज़ करता हूँ, ना किसी फॉर्म फिलिंग में देता हूँ। वो फ़ोन नंबर मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ अपने बैंक के लिए, और कहीं पे भी उसका यूज़ नहीं है। तो इस फ़ोन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बैंक्स के पास होगा, और वहीं से डेटा लीक हुआ तभी इस स्कैमर के पास आया और उसने मुझे फ़ोन किया। यही रीज़न था कि मैं कुछ देर के लिए डायलेमा में था कि ये एक्चुअली में बैंक वाला है या फिर कोई स्कैमर है, क्योंकि इस नंबर के बारे में तो सिर्फ बैंक वालों को पता है। तो अब इनके पास लिस्ट आ चुके हैं और अब इन्हें चाहिए एक सिम कार्ड और एक फ़ोन। फ़ोन ये किसी भी सेकेंड हैंड मार्केट से आराम से खरीद लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी आधार कार्ड या फिर किसी भी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती है। और प्री एक्टिवेटेड या फेक सिम कार्ड्स ये उन ट्रक ड्राइवर से खरीद लेते हैं जो कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम के रूट में ट्रक ड्राइव करते हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स एक तरीके से फेक सिम कार्ड्स के डिलीवरी करते हैं। इन ट्रक ड्राइवर्स को ये फेक सिम कार्ड वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा से मिल जाता है। अब ये जो स्टेट है यहाँ पे मेजोरिटी में रोहिंग्यास बसे हुए हैं। रोहिंग्यास वो लोग हैं जो कि बांग्लादेश से इंडिया में इलीगल तरीके से घुसते हैं और यहाँ पे आकर क्राइम करते हैं। कई बार इनके कनेक्शंस टेररिस्ट से भी सामने आते हैं। उड़ीसा में एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश हुआ था और इनके पास 1600 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स थे। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग टीएमसी के एक लीडर में अज्ञात तरीके से सूचना दी थी कि वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे रोहिंग्यास को बसाया जा रहा है और उनको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा कर दिया जा रहा है। और कुछ सालों पहले एनआईए ने 44 लोगों को अरेस्ट भी किया था, क्योंकि वो लोग ऐसे रोहिंग्यास को इलीगल तरीके से इंडिया में सेटल डाउन होने में हेल्प कर रहे थे। अब डायरेक्टली ये कहीं से कनेक्ट नहीं होता है कि जो रोहिंग्यास है ये फेक सिम कार्ड्स खरीदते हैं और लोगों को बेच देते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स सामने आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। अब फेक आईडी पे फेक सिम कार्ड लेने के लिए ये ज़रूरी है कि जो सिम कार्ड बेचने वाला है उसके साथ भी गठबंधन हो, और यहीं पे काम आता है टेलीकॉम कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो। जो टेलीकॉम कंपनीज़ होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि हमारा जो सिम कार्ड है वो सबसे ज़्यादा बिकना चाहिए, हमारे सबसे ज़्यादा कनेक्शंस होने चाहिए। और इस टारगेट को मीट करने के लिए जो टेलीकॉम एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स और बिना ढंग के वेरिफिकेशन के भी लोगों को सिम कार्ड्स दे देते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा ये गैंग उठाता है और बहुत सारे सिम कार्ड्स थोक भाव में खरीद लेता है। नॉर्मली एक आईडी से 6 सिम कार्ड इशू हो सकता है, लेकिन ये लोग एक आईडी पे 12 सिम कार्ड इशू करवा लेते हैं। तो लिस्ट के डिटेल्स के हिसाब से ये स्कैमर्स अलग अलग लोगों को फ़ोन करते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो बैंक से बात कर रहे हैं। फिर उनसे OTP मांगते हैं और दूसरी साइड कोई भी सामान ऑर्डर में प्लेस करके रखते हैं। जैसे ही OTP आता है और जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। या फिर ये लोग सामान ऑर्डर करने के बजाय किसी और ऑनलाइन वैलेट में पैसे ऐड करके रखते हैं, और जैसे ही आपके पास OTP आता है OTP ये इंटर करते हैं और पैसे आपके अकाउंट से कट के इनके ऑनलाइन वैलेट में ऐड हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वैलेट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि एयरटेल मनी, पेटीएम, और फिर इन ऑनलाइन वैलेट्स के पैसे को बैंक में विड्रॉ कर लिया जाता है। नॉर्मली जब पैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, यानी कि अगर आपके साथ किसी ने स्कैम किया और उसने आपके बैंक से ट्रांसफ़र करके अपने बैंक में पैसे ले लिए हैं, तो तुरंत कंप्लेन करने पे जो आपका बैंक है वो सामने वाले के बैंक के साथ कांटेक्ट करता है और सामने वाले का बैंक उस अमाउंट को फ्रीज कर देता है
और फिर उस पैसे को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और अगर उस पैसे से स्कैमर ने कुछ खरीद लिया है या उसको एटीएम से विड्रॉ कर लिया है तो उसका जो बैंक होता है वो उस अमाउंट को माइनस मार्क कर देता है, ताकि जैसे ही उस अकाउंट में वापस से पैसे आए तो वो पैसे माइनस होकर आपके बैंक में आ जाए। लेकिन ये होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र में। जब आपके पैसे को किसी ऑनलाइन वैलेट में ऐड किया गया है तब ये चीज़ नहीं हो पाती है। और इस कारण से जो स्कैमर्स होते हैं वो नॉर्मली ऑनलाइन वैलेट का इस्तेमाल करते हैं और उसको बाद में किसी और बैंक में विथड्रॉ कर लेते हैं। अगर स्कैमर ने कोई सामान ऑर्डर किया है तो उस सामान को बेचकर पैसे निकाल लेगा, या फिर पैसे अगर स्कैमर के ऑनलाइन वैलेट में है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको कि पैसे की ज़रूरत है और वो गरीब है। फिर उसके बैंक को यूज़ करके वो ऑनलाइन वैलेट से पैसे उसके बैंक में ट्रांसफ़र करेगा, उसको विड्रॉ करेगा और कुछ पार्ट उस व्यक्ति को भी दे देगा। पर ऐसे लोग जल्दी मिलते नहीं हैं और ये जो स्कैमर्स होते हैं वो इसमें दूसरे ग्रुप की मदद लेते हैं। एक दूसरा ग्रुप जो कि लोगों के साथ जॉब के नाम पे फ्रॉड करता है, जो नॉर्मली आपको फ़ोन करके कहते हैं कि आपको इतने का जॉब मिलेगा, उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना होगा ताकि उसी में आपको आपकी सैलरी आए। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जब कोई जॉब करता है तो उसके साथ यही होता है, एक अकाउंट खोलकर उसे दिया जाता है ताकि उसका जो सैलरी है वो उसी अकाउंट में आए। तो जो लोग इस स्कैम में फंसते हैं उनको भी यही लगता है कि ये लेजिटिमेट है, ये एकदम असली है। तो ये ग्रुप लोगों के लिए बैंक अकाउंट्स खुलवाता है और उनसे केवाईसी भी करवा देता है। अब कुछ महीनों के बाद जब इन्हें जॉब नहीं मिलता है तो ये इस अकाउंट को भूल जाते हैं और ये जो ग्रुप है इसी अकाउंट का फायदा उठाता है। तो इस तरह से इस पूरे ग्रुप के पास बहुत सारे बैंक अकाउंट हो जाते हैं और इन बैंक अकाउंट्स को इन स्कैमर्स को बेच दिया जाता है 5,000 रुपए पर अकाउंट में। 2021 में दिल्ली के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था जिसके पास 300 बैंक अकाउंट्स थे और ये 5,000 में एक अकाउंट को बेच दिया करता था। तो इन बैंक अकाउंट्स को यूज करके अब ये फोन कॉल वाले स्कैमर्स अपने ऑनलाइन वैलेट से इन बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं। और अगर कभी छानबीन हुई, कोई पकड़ा भी जाएगा तो वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा जिसके नाम पे कि बैंक अकाउंट था। तो इस तरह से ये जो पूरा ओटीपी माफिया ग्रुप है ये काम करता है। इसमें एक नहीं बहुत सारे ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। ये पूरा नेक्सस एक टीम वर्क की तरह काम करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग फ्रॉड करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके तुरंत किसी और स्टेट में चले जाते हैं और बच जाते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे सामने है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम बचें? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर इनको उन कस्टमर्स के डिटेल्स ही ना मिले, नाम ना मिले, फ़ोन ना मिले, वो लिस्ट ही ना इनको मिले, तो कुछ हद तक इस स्कैम को रोका जा सकता है। और इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, अब इसके कारण जो कंपनीज पहले ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देती थी कि हमने जो कस्टमर्स का डेटा बेचा उसके बारे में हमें आइडिया नहीं था कि जो सामने वाली खरीदने वाली पार्टी है उसने उस डेटा का क्या किया। तो ये कहकर अब कंपनीज पल्ला नहीं झाड़ सकती है क्योंकि अब वो लोग भी जिम्मेवार हो गए अगर आपके डेटा का कुछ गलत इस्तेमाल होता है। और अगर आप चाहो तो इन कंपनीज के पास से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हो और ये लोग मना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो इससे ये जो पूरा ओटीपी माफिया स्कैम है ये बहुत हद तक कम हो सकता है। दूसरा काम, जो सिम कार्ड इनके पास होता है जिसको यूज़ करके ये लोग स्कैम करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं, तो इनको अगर सिम कार्ड ही ना मिले तो ये लोग फ़ोन ही नहीं कर पाएंगे और स्कैम भी नहीं होगा। तो सिम कार्ड इतनी आसानी से इशू ना हो सके इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स लाए हैं। अगर कोई भी सिम आउटलेट, मतलब कि वो दुकान जो कि सिम कार्ड बेचता है, बिना किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन के सिम कार्ड बेचता है, किसी को भी सिम कार्ड देता है, तो उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट है जहाँ से कि मैक्सिमम फ्रॉड वाले सिम आते हैं, वहाँ के जो भी सिम आउटलेट्स होंगे उनको पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यानी कि नया सिम कार्ड दुकान खोलने के लिए, नया सिम कार्ड आउटलेट खोलने के लिए उनको पहले तो अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा और उसके साथ साथ जिनको वो लोग सिम कार्ड प्रोवाइड करेंगे उनका भी ढंग से वेरिफिकेशन कराना होगा। तभी वो लोग सिम कार्ड बेच सकते हैं, सिम कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं और आगे आने वाले सालों में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो स्कैम है वो कम होते जाएंगे। बाकी आप अपने इनसे ये कर सकते हो कि आपके पास जब भी ऐसा कोई फ़ोन आए तो आप सिंपल वे में ये कहना कि जो भी चीज़ें हैं वो मैं बैंक में आके क्लियर करूंगा, जो करना है मैं बैंक में आके करूंगा। और सिर्फ इतना कहने मात्र से आप मैक्सिमम स्कैम से बच जाओगे। और ओटीपी तो भूल कर भी शेयर मत करना, क्योंकि आजकल स्कैमर्स कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका एक पार्सल आया हुआ है और वो प्रीपेड डिलीवरी, अगर आप उसको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो उसको कैंसिल करो, लेकिन आप उसका ओटीपी बताओ। और आप ओटीपी बताते हो और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो पार्सल को कैंसिल करने के लिए भी ओटीपी जल्दी मत बताना। बोलना डिलीवरी बॉय को कि मेरे सामने आओ और यहाँ पे आके ओटीपी लो, फिर पार्सल कैंसिल करो। और जो फेसबुक आप यूज़ करते हो वो भी आपके डेटा का कुछ वैसा ही हाल करता है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि आप भी सेफ रहे और आपके चाहने वाले भी सेफ रह सकें। क्योंकि आप सेफ तो मेरे व्यूअर्स सेफ। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हो।